हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं हूं हेमंत सुमन और ये हमारा यूट्यूब चैनल है SVGMS झालरापाटन का SVGMS ऑनलाइन क्लासेज। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फाइलम नंबर 9 इकाइनोडर्मेटा ऑफ चैप्टर नंबर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ क्लास 9th। ये हमारा पार्ट नंबर 14 है। इससे पहले हम कई पार्ट इसके बना चुके हैं और आप उनको पढ़ चुके हैं अच्छे से। ये हमारा 9th नंबर का फाइलम है जो आज हम स्टडी करेंगे, इकाइनोडर्मेटा। इससे पहले 8th फाइलम हम स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। तो उन 8th फाइलम के साथ साथ ये हमारा 9th फाइलम है और इसके बाद कोऑर्डिनेटा आता है आपका 10th नंबर का 10वां फाइलम। तो इन सबको हम शॉर्ट में एक बार रिवाइज करेंगे कोऑर्डिनेटा पढ़ने के बाद, ठीक है। तो अभी हम आज शुरू करेंगे इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। तो इकाइनोडर्मेटा जो फाइलम है इसके अंदर किस प्रकार के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, जनरल फीचर्स होंगे, उनको हम एक बार देख लेंगे। पर सबसे पहले हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं, इसके अंदर किस किस प्रकार के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं आप देख पा रहे होंगे एंटीडोम, ठीक है। एंटीडोम, इसको हम फीदर स्टार भी बोलते हैं, ठीक है। ये स्टार टाइप इसका स्ट्रक्चर होता है और उसके ऊपर फीदर्स जैसे पंख होते हैं पक्षियों में, उस तरह से स्ट्रक्चर्स होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसलिए इसको फीदर स्टार भी बोलते हैं। इसके अलावा होलोथूरिया, होलोथूरिया आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल ब्लैक कलर का होता है, ये डार्क ब्राउन कलर का भी हो सकता है और इसको ब्लैक क्यूकम्बर भी कहते हैं। कुकुम्बर, कुकुम्बर आप जानते हैं खीरा को कहते हैं, हम खीरा ककड़ी खाते हैं आप लोग, तो उसमें जो कलरिंग होती है, उसकी जो आकार होता है, आकृति होती है, वह कुकुम्बर की तरह होती है, इसलिए इसको भी क्या कहते हैं हम ब्लैक कुकुम्बर कहते हैं। इसके अलावा कुकुमेरिया, कुकुमेरिया ये भी कुकुम्बर की तरह होता है, इसलिए इसको भी सी कुकुम्बर या समुद्री खीरा कहा जाता है, कुकुमेरिया, ठीक है। तो इसके बाद आता है इकाइनस, इकाइनस, इकाइनस को सी अर्चिन भी कहा जाता है। सी अर्चिन का मतलब होता है समुद्री साही, साही ये वर्ड आपने सुना होगा। साही एक एनिमल होता है ना, बॉल बॉल टाइप का एनिमल होता है, उसके ऊपर क्या होते हैं कांटे कांटे। वैसे एक्चुअली में बॉल टाइप नहीं होता है, एनिमल होता है अच्छा चूहे जैसा, लेकिन जब इसके ऊपर कोई अटैक होता है, कोई ऑर्गेनिज्म इसको अपना शिकार बनाना चाहता है, इसका शिकार करना चाहता है, तो ये अपनी आकृति को गोल कर लेता है और इसके जो कांटे होते हैं वे बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते हैं और वह एनिमल इसको कैच नहीं कर पाता है, पकड़ नहीं पाता है, इसको अपना भोजन नहीं बना पाता है। ठीक उसी तरह से आपके जो इकाइनस है उसकी आकृति भी गोल होती है, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं समुद्री साही या सी अर्चिन कहा जाता है, ठीक है। देन इसके बाद आता है एस्टीरियास, एस्टीरियास स्टारफिश, आपने कई बार नाम सुना होगा, देखा होगा मूवीज वगैरह में, या आप यदि नेशनल ज्योग्राफिक चैनल वगैरह देखते हैं, डिस्कवरी चैनल देखते हैं और आप ऐसे चैनल देखा करें, तो उससे क्या होगा आपको इन एनिमल्स के बारे में जो हमने पढ़े हैं और ज़्यादा जानकारी मिलेगी और आपका इंटरेस्ट इसमें डेवलप हो पाएगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। सभी एनिमल्स बिल्कुल मेराइन, एक्सक्लूसिवली मेराइन, समुद्र में पाने वाले जीव हैं, ठीक है। पानी में ये रहते हैं हमेशा और ये बहुत अजीब से दिखने वाले होते हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस करते हैं। इनके एग्जाम्पल हमने पहले देख लिए हैं। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा का अर्थ क्या होगा, किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म इसके अंदर आएंगे। तो इकाइनोडर्मेटा दो तरह के शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। इकिनोस फर्स्ट जो वर्ड आता है इसके अंदर, यदि हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो फर्स्ट जो वर्ड आता है वो होता है इकिनोस। इकिनोस का मतलब होता है स्पाइनी, स्पाइनी मतलब कांटेदार, जिसकी बॉडी पर क्या होंगे कांटे होंगे। और डर्मेटा, ठीक है, डर्मेटा ये शब्द जो है ये बना है डर्मिस से, डर्मिस, और डर्मिस का मतलब होता है स्किन। तो ऐसे एनिमल जिनकी स्किन पर क्या होते हैं कांटे होते हैं, स्पाइन्स होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे
इकाइनोडर्मेटा बोलेंगे। इसमें जितने भी एनिमल्स आते हैं उनकी बॉडी के ऊपर एक एक्सोस्केलेटन के रूप में क्या पाए जाते हैं, कांटे रूपी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। ठीक है, तो ये इकाइनोडर्मेटा का एक बिल्कुल सिंपल सा मीनिंग है। यदि आप इसको दिमाग में बिठा लेंगे और इसके एग्जाम्पल आप याद कर लेंगे तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं हम, तो हमारे 4 पॉइंट तो कॉमन है जो आपको बिना देखे लिख देने होते हैं। जैसे इसका ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, तो अभी इसको मिटा देते हैं, आप इन चीज़ों को नोट कर लें। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन लेवल का होता है। ठीक है, इससे पहले भी हमने जो ऑर्गेनिज्म पढ़े हैं उनमें भी ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला था हमें, तो यहाँ पर भी ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। देन बॉडी सिमेट्री, तो आपने देखा भी जितने भी एनिमल्स आपने देखे हैं एग्जाम्पल में, उनकी सिमेट्री कैसी होनी चाहिए आप ही बताएं। ठीक है, अब आप सारी चीज़ों को समझने लगे हैं तो आप खुद बता सकते हैं एग्जाम्पल देख करके इनकी सिमेट्री कैसी होनी चाहिए, बताएं भाई। तो इनकी सिमेट्री यस रेडियल, कौन सी सिमेट्री होगी इनकी, रेडियल। जनरली जो एडल्ट एनिमल्स होते हैं उनकी सिमेट्री कैसी होगी, रेडियल सिमेट्री। ठीक है, लेकिन इनके जो लार्वल फॉर्म्स होती हैं, अंडे से जो बच्चा निकलेगा, ठीक है, फर्स्ट बेबी, वह कैसा होगा, वह उसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होगा। इनकी जो लार्वल स्टेजेस होती हैं उनके अंदर सिमेट्री बाइलेटरल होती है। ठीक है, रेडियल इन एडल्ट बट बाइलेटरल इन लार्वल फॉर्म। लार्वल फॉर्म्स में इनकी सिमेट्री कैसी होती है, बाइलेटरल होती है। जैसे आप देख पा रहे होंगे स्टारफिश की सिमेट्री हम यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो स्टारफिश को आप किसी भी प्लेन ऑफ एंगल से यहाँ पर काट सकते हैं। ठीक है, एडल्ट स्टारफिश, और इसका लार्वा जो होता है उसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है। शॉर्ट लाइफ टाइम में ये लार्वा भी बनाते हैं। ठीक है, फिर एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं। इनकी लाइफ साइकिल जो होता है उसमें ऐसे स्ट्रक्चर चलते हैं। तो लार्वा का जो सिमेट्री है वह कैसी है, बाइलेटरल है। लेकिन जो एडल्ट स्टारफिश है उसकी सिमेट्री कैसी होगी, रेडियल। ठीक है, तो इस बात को आप नोट करके रखें, ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। देन जर्मिनल लेयर्स, तो इसके नीचे वाले जितने भी लोअर इनवर्टिब्रेट्स थे वे सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक थे, क्योंकि उनके अंदर तीनों प्रकार की जर्म लेयर्स होती हैं। तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा में जो एनिमल्स आएंगे वे कैसे होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि इनके अंदर तीनों प्रकार की जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, तीनों पाई जाती हैं। ठीक है, देन सीलोम, तो इनके अंदर सीलोम डेवलप्ड होती है अच्छी खासी। ठीक है, ट्रू सीलोम होती है और इनको हम क्या कहेंगे, सीलोमेट। ऐसे एनिमल्स को हम सीलोमेट कहते हैं जिनके अंदर सीलोम पाई जाती है। ठीक है, और यदि सीलोम भी कई प्रकार की होती हैं जैसे हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, तो इसको हम एंटीरोसीलोम भी कह सकते हैं। इनके अंदर जो सीलोम पाई जाएगी उसको एंटीरोसीलोम। दे आर सीलोमेट एंड पजेज एंटीरोसीलोम। ठीक है, एंटेरोसीलोम इनके अंदर पाई जाएगी। अब बात आती है कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की। इनके अलावा इनकी बॉडी पर क्या पाए जाते हैं, स्पाइन्स पाए जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा इकाइनोडर्मेटा का मतलब क्या होगा, डर्मिस विद स्पाइन्स, या ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी डर्मिस पर, जिनकी स्किन पर स्पाइन्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इकाइनोडर्म्स कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में यानी फिफ्थ पॉइंट में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, there are spines present on whole body। इनकी पूरी बॉडी पर क्या पाए जाएंगे, स्पाइन्स पाए जाएंगे।
ठीक है, ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हो गया, इनका जनरल फीचर हो गया, और इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि ये इन्हीं में पाए जा रहे हैं और में नहीं होते हैं। ठीक है, तो इनकी पूरी बॉडी पर क्या पाए जाते हैं, स्पाइंस लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। ठीक है, देन ये एनिमल्स कहाँ पाए जाते हैं, ये एनिमल्स सिर्फ समुद्रों में पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पर एक और पॉइंट लिख सकते हैं, दे आर एक्सक्लूसिवली मैराइन। ये कैसे होते हैं, मैराइन यानी कि समुद्र में ही पाए जाते हैं। इसके अलावा हम इनको ग्रीगेरियस भी कह सकते हैं, ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कॉलोनी में रहते हैं या कॉलोनी बनाकर रहते हैं, एक झुंड में रहते हैं। ग्रीगेरियस, लिव इन कॉलोनी, है ना, या लिव इन ग्रुप्स, ग्रुप्स में रहते हैं, समूह बनाकर रहते हैं। तो हम उसको क्या कहते हैं, ग्रीगेरियस, समूह बनाकर ये रहते हैं। ठीक है, कुछ मूविंग होते हैं, फ्री मूविंग मतलब समुद्र में इधर उधर विचरण करते रहते हैं, और कुछ एक ही जगह पर चिपके हुए भी रहते हैं। ठीक है, कुछ सीसाइल भी होते हैं। इसके अलावा दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, एंटीरोसिलोमिक एंड रेडियल सिमेट्री उनके अंदर पाई जाती है। देन इनके अंदर एक बहुत अच्छा वाटर वस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, जिसके कारण ये रेस्पिरेशन करते हैं और अपने फूड को भी ग्रहण करते हैं, या ट्रांसपोर्टेशन में भी ये हेल्प करते हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, वाटर वस्कुलर सिस्टम, वाटर वस्कुलर सिस्टम पाया जाता है जिसे हम ट्यूब फीट कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, ट्यूब फीट। और ये जनरली इनका जो माउथ होता है उसके आसपास प्रेजेंट होते हैं ट्यूब फीट। ये कैसे काम करते हैं, ये सक्शन पंप की तरह काम करते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा एक गद्दी नाव पैड आता है, ठीक है, उसको आप दीवार पे चिपका सकते हैं, उसमें से एयर निकाल देंगे। आजकल बहुत से ऐसे मोबाइल वगैरह चिपकाने के आते हैं आइटम, है ना, तो उसमें से एयर निकल जाएगी तो दीवार पर चिपक जाएगा। इसके कारण एयर प्रेशर के कारण उसमें सक्शन प्रेशर इंक्रीज होता है और वह किसी भी चीज को अपने से चिपका लेता है। तो इसी तरह से जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, इनके अंदर ट्यूब फीट पाए जाते हैं। स्टार फिश के माउथ के आसपास ये ट्यूब फीट दिखाई गई है ना। तो इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं ये किसी भी चीज को से अगर चिपक जाते हैं तो बड़ी मुश्किल से वापस निकलते हैं ना। आपने बचपन में वो बंदूक वगैरह चलाई होगी, गन आती है ना, उसके मुंह के ऊपर ऐसे लगी होती है वो जो एक प्लास्टिक की नली होती है, उसके ऊपर इस तरह का एक रबड़ का लगा होता है। तो जब हम उसको चलाते हैं तो दीवार पर चिपक जाता है। तो वहाँ पर उसी तरह से यहाँ पर भी क्या होता है, एक वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है जिसे हम ट्यूब फीट कहते हैं। यह किसी भी ऑर्गेनिजम्स को पकड़ने में उसको हेल्प करते हैं और इसे पकड़ कर वे अपने मुंह के अंदर उसको ले लेते हैं। ठीक है, तो ये उनके माउथ के आसपास पाए जाते हैं। ट्यूब फीट सिस्टम होता है, वाटर वस्कुलर सिस्टम, इसके द्वारा वे ऑक्सीजन वगैरह भी ग्रहण करते हैं। इनके अंदर जनरली वाटर बड़ी मात्रा में होता है और ये इससे रेस्पिरेशन भी करते हैं। ठीक है, देन डाइजेस्टिव सिस्टम इनके अंदर कंप्लीटली प्रेजेंट होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इनके अंदर एब्सेंट होता है। तो उसको जो एब्सेंट है उसको हम लिखेंगे भी क्यों, है ना, तो उसको हम यहाँ पर नहीं लिखते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट, इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। और इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन है वह सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों प्रकार का होता है। Sexual and asexual, both type of reproduction is found in these organism। इनके अंदर दोनों प्रकार के रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर लिख सकते हैं,
गुड कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन, इनके अंदर रीजनरेशन की अच्छी खासी कैपेसिटी पाई जाती है। स्टारफिश वगैरह जो होती हैं इसके अंदर यदि आप उनकी एक भुजा को काट देते हैं, जैसे भुजाएं होती हैं उसकी, है ना, बहुत सारी, हम यहाँ पर बना के देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो आप मान लें ये क्या है, एक स्टार फिश है। आपने इसकी एक आर्म को, एक भुजा को इसको काट दिया, तो ये क्या होगा, वापस से नई भुजा को, नई आर्म को धीरे धीरे डेवलप कर लेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। इनके अंदर पुनरुद्भवन या रीजनरेशन की अच्छी खासी कैपेसिटी पाई जाती है, जो अदर ऑर्गेनिजम्स में कम देखने को मिलती है। इनसे जो हायर एनिमल्स हैं उनमें ऐसा बहुत कम होता है। हमने इससे पहले पढ़ा था प्लेटीहेल्मिन्थेस में जो प्लेनेरिया होता है उसके अंदर रीजनरेशन बहुत ज़्यादा होता है ना। उसके अंदर तो पूरा ऑर्गेनिज्म, एक कटे हुए भाग से पूरा ऑर्गेनिज्म भी बन सकता है। इनमें पूरा ऑर्गेनिज्म तो नहीं बनेगा, लेकिन जो भाग कटा है वह वापस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके कुछ पॉइंट्स थे, एग्जाम्पल हमने पहले देख ही लिए हैं, एक बार और आप उनको रिवाइज कर लें और यहाँ पर नीचे जरूर लिख लें। एग्जाम्पल में हमने देखा था, इसमें सबसे पहले आता है एंटीडोन। ठीक है, एंटीडोन के बाद कुकुमेरिया, जिसे समुद्री खीरा या सी कुकुम्बर भी कहा जाता है। देन इकाइनस, इकाइनस को सी अर्चिन कहा जाता है। ठीक है, समुद्री शाही, शाही मतलब जो एनिमल होता है अपने कांटे चारों तरफ से फैला लेता है। फिर उसके बाद आता है एस्टीरियास, एस्टीरियास जिसको हम स्टार फिश कहते हैं। और आप ध्यान रखें, स्टार फिश एक फिश नहीं है, एक्चुअल फिश नहीं है। जो एक्चुअल फिशेज होती हैं वो फाइलम कॉर्डेटा में आती हैं, उनको हम बाद में कॉर्डेटा की क्लास स्पीसीज में पढ़ेंगे। तो एक तो हमने इससे पहले पढ़ी थी सिल्वर फिश होती है जो आर्थ्रोपोडा में आती है, वह भी फॉल्स फिश है, असली फिश नहीं है। इसी तरह से स्टार फिश भी जो है वह असली फिश नहीं है। ठीक है, ये लोअर वर्टिब्रेट्स में या इनवर्टिब्रेट्स में आती है। कॉर्डेटा के नीचे जितने भी अपने फाइलम है उनको हम क्या बोलते हैं, इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फाइलम यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप इसको थोड़ा लिख लें और लर्न करने की कोशिश करें। ओके, देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट लास्ट फाइलम शुरू होगा एंड दैट इज कॉर्डेटा। Okay, my dear students, now we are going to study about our last phylum, phylum number 10, and that is chordata. ठीक है, chordata ये जो फाइलम है ये काफ़ी बड़ा फाइलम है और इसकी हमें और जो सब फाइलम है और उसके बाद वर्टिब्रेटा की क्लासेस भी स्टडी करनी है। ठीक है, तो ये काफ़ी लंबा है। तो पहले हम कॉर्डेटा फाइलम की यहाँ पर थोड़े जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे कि कॉर्डेटा फाइलम के अंदर किस प्रकार के एनिमल्स आते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो एनिमल्स आएंगे उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इनमें ऑर्गन सिस्टम टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा। ठीक है, ऑर्गन तो होते हैं, पन्ने इनसे नीचे वाले में जो भी अपने लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं उनमें पड़ा है। ऑर्गन लेवल का भी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है और ऑर्गन सिस्टम लेवल का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा वह कॉर्डेटा से स्टार्ट होगा। इनके नीचे सभी में सिर्फ ऑर्गन लेवल और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ठीक है, मतलब इसमें ऑर्गन सिस्टम में क्या होगा, 2-4 ऑर्गन होंगे और वे आपस में मिलकर कार्य करेंगे, उसी को हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, देन बॉडी सिमेट्री, तो ये इनके अंदर बिल्कुल फिक्स है, बाइलेटरल
बॉडी सिमेट्री इनके अंदर पाई जाएगी। ओके, देन जर्मिनल लेयर की बात करें तो इनके अंदर तीनों जर्मिनल लेयर होगी, तो हम इनको क्या बोलेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, ये कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। देन सीलोम की बात करें तो इनके अंदर सीलोम होती है, दे आर सीलोमेट, और सीलोम भी कौन सी होगी, मोस्ट डेवलप्ड टाइप की सीलोम होती है, एंटीरोसीलोम। ठीक है, इनके अंदर कौन सी सीलोम प्रेजेंट होती है, एंटीरोसीलोम, जो कि मेसोडर्म से बनती है, और जो मेसोडर्म से ही पाउचेस पिंच्ड ऑफ होते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा था, जब सीलोम शुरू में हमने डिस्कस किया था सीलोम क्या होती है, तब पढ़ा था मेसोडर्म से ही जो पाउचेस पिंच्ड ऑफ होते हैं उनसे जो सीलोम डेवलप होती है उसको हम एंटीरोसीलोम कहते हैं। ठीक है, देन होलो नर्व कॉर्ड, ये तो इनके क्या हुए, कुछ विशेष प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। ठीक है, मतलब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। देन इनमें कुछ विशेष प्रकार के भी कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, जैसे इनमें क्या पाई जाएगी, होलो नर्व कॉर्ड पाई जाएगी। ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमको इनके जो इकाइनोडर्मेटा तक लोअर इनवर्टिब्रेट्स थे, लोअर ऑर्गेनिजम्स थे, वहाँ भी देखने को मिला है। लेकिन इनके अंदर क्या खास बात रहेगी, इनके अंदर हमें एक नर्व कॉर्ड देखने को मिलेगी। ठीक है, जो कॉर्ड डेटा जो वर्ड है वो इसी से बना है, कॉर्ड। कॉर्ड का मतलब क्या होता है, एक स्ट्रिंग। जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, ये थोड़े लंबे जीव होते हैं, मछली नुमा, मछली के आकार के, तो एक कॉर्ड होती है। ठीक है, जो क्या करती है, आगे से पीछे की तरफ, फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर रीजन, वह फैली होती है और वह बॉडी को सपोर्ट करने का काम करती है। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, नोटोकॉर्ड कहते हैं। ठीक है, इसी से इसका नाम क्या पड़ा है, कॉर्ड डेटा पड़ा है। ठीक है, और ये जो नोटोकॉर्ड होती है, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, एक होलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है। नर्व कॉर्ड क्या होती है, नर्व कॉर्ड जो ब्रेन होता है, ठीक है, ये नोटोकॉर्ड के ऊपर प्रेजेंट होगी। नर्व कॉर्ड किसके ऊपर प्रेजेंट होती है, नोटोकॉर्ड के ऊपर। अभी मैंने आपको नोटोकॉर्ड बताया। नोटोकॉर्ड क्या है, इट इज ए सपोर्टिंग ऑर्गन ऑफ एनिमल्स, ये उनकी बॉडी को सपोर्ट प्रदान करती है। इस तरह से हमने लोअर इनवर्टिब्रेट्स में, दूसरे ऑर्गेनिजम्स में देखा, तो उनकी बॉडी में कोई सपोर्टिव सिस्टम नहीं होता है ना, बिल्कुल छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं। और हाँ, यदि आप उनको देखें, उनके अंदर हड्डियां वगैरह ऐसी चीज़ें तो होती नहीं है ना, कार्टिलेज भी नहीं होती है, लेकिन इनके अंदर कार्टिलेज की बनी हुई एक स्ट्रिंग होती है, एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम नोटोकॉर्ड कहते हैं, और नोटोकॉर्ड के ऊपर एक नर्व कॉर्ड होता है, होलो नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड में क्या होता है, आपके जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हायर एनिमल्स में, मैमल्स में या मनुष्य में क्या पाया जाती है, ब्रेन पाया जाता है, और एक स्पाइनल कॉर्ड होती है ना। तो उसमें क्या होता है, जो भी आपकी सेंसरी ऑर्गन्स होती हैं, सेल्स होती हैं, न्यूरॉन्स वगैरह होती हैं, वे उसके अंदर पाई जाती हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म जो शुरुआत में थे, है ना, कॉर्ड डेटा के अंदर जो शुरुआत में हम ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, उनके अंदर क्या होती है, होलो नर्व कॉर्ड होती है, जो बाद में हायर एनिमल्स में, हायर वर्टिब्रेट्स में किस में कन्वर्ट हो जाती है, ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, होलो नर्व कॉर्ड ही किस में कन्वर्ट हो जाती है, ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। किस में, हायर वर्टिब्रेट्स, जो लोअर वर्टिब्रेट्स होंगे ना, उनके अंदर तो क्या किसके रूप में होगी, है एक सिंपल नर्व कॉर्ड के रूप में, एक सिंपल रस्सी के रूप में होगी, है ना। कॉर्ड का मतलब क्या होता है, एक स्ट्रिंग का मतलब एक रस्सी नुमा, पतला सा धागे नुमा स्ट्रक्चर होता है। फिर वो बाद में हायर एनिमल्स होते हैं, उनमें वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, देन ये दोनों एक साथ हमने पढ़ लिए, होलो नर्व कॉर्ड एंड नोटोकॉर्ड क्या होते हैं। देन फेरिंजियल गील स्लिट्स, इनके अंदर क्या पाई जाती है, फेरिंजियल गील स्लिट्स, मतलब फेरिंग्स, इनका जो माउथ होगा, है ना, उसके आसपास फेरिंग्स होगा, और फेरिंग्स के आसपास ही इनमें क्या पाई जाएगी, गिल स्लिट्स पाई जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, और ये फेरिंजियल गिल स्लिट्स हर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगी,
जो भी कोर्डेटा के अंदर आएगा लाइफ के किसी न किसी स्टेज में जरूर पाई जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो एनिमल्स थे वे शुरू में इसमें वाटर में डेवलप हुए, दे वर एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक एनिमल्स, फिर बाद में एम्फीबियंस बने जो भूमि पर भी रहने लगे, फिर उसके बाद रेप्टाइल्स बने और फिर पक्षी बने, मैमल्स बने। ठीक है, तो ऐसे इन्हीं से डेवलप हुए हैं। तो इनके अंदर जितने भी एनिमल्स हम पढ़ने वाले हैं अभी, सबके अंदर क्या पाया जाएगा, फेरिंजियल गिल स्लिट्स पाई जाएंगी। गिल स्लिट्स का कार्य क्या होता है, ये वाटर के अंदर ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं पानी के अंदर, वे ऑक्सीजन कैसे प्राप्त करते हैं, गिल से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर क्या पाया जाएगा, फेरिंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है इन एनी स्टेज ऑफ लाइफ। लाइफ की किसी भी स्टेज में, एम्ब्रियोनल स्टेज में या लार्वल स्टेज में या एडल्ट स्टेज में, इनमें फेरिंजियल गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा पोस्ट एनाल टेल, यह इनकी एलिमेंट्री कैनाल है, माउथ से स्टार्ट हुई। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल मतलब जिसमें भोजन मूव करता है आगे, तो ये किसी न किसी पार्ट पर जाकर लास्ट में ओपन होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एनस। ठीक है, जो एंट्री पॉइंट होता है उसको हम माउथ कहते हैं, और जो लास्ट पॉइंट होता है उसको एनस कहते हैं। तो जो टेल होती है, ठीक है, इनके अंदर क्या पाई जाती है, एक टेल पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट एनाल टेल। ठीक है, इसके अंदर एक विशेष प्रकार की चीज होगी, पोस्ट एनाल टेल। अब आप कहेंगे कि मनुष्य भी कोर्डेटा में आता है, लेकिन इनमें तो टेल होती नहीं है, पूंछ होती नहीं है। तो ऐसा नहीं है। जो एम्ब्रियोनल स्टेज होगी, जब भ्रूणीय अवस्था होगी, जब जायगोट से एम्ब्रियोनल स्टेज में बच्चे का डेवलपमेंट होगा, उस समय ये चीज़ वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, पोस्ट एनाल टेल। बाद में ये क्या हो जाती है, रूडिमेंट्री हो जाती है और डिसअपियर हो जाती है। तो इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे सबके अंदर ये कॉमन चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर इसके बाद हम जब इसको डिवाइड करेंगे अलग अलग क्लासेस में, सब फाइलम में, तो हम उनको फिर अलग से पढ़ लेंगे। लेकिन ये चीज़ें क्या हैं, सबके लिए बिल्कुल कॉमन है। ओके, देन हम यहाँ पर कोर्डेटा को डिवाइड करेंगे, किनके अंदर सिर्फ होलो नर्व कॉर्ड होगी और किनके अंदर ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में डेवलप हो जाएगी ना, किनके अंदर ये सिर्फ नोटोकॉर्ड में होगी, और नोटोकॉर्ड बाद में किस में बदल जाएगा, नोटोकॉर्ड बाद में वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाता है, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रेट्स के अंदर ये वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी में बदल जाता है। ठीक है, तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, फाइलम कोर्डेटा के। ओके, देन अब हम यहाँ पर इसके और सब फाइलम को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आपके जो कोर्डेटा है, दिस इज फाइलम कोर्डेटा, इसको हमने दो सब फाइलम में डिवाइड किया है। ठीक है, कितने सब फाइलम में डिवाइड किया है, दो। पहला सब फाइलम कहलाता है प्रोटो कोर्डेटा और दूसरा सब फाइलम कहलाता है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा, ठीक है। कोर्डेटा क्या है, ये एक फाइलम है और ये दोनों क्या है, सब फाइलम। इसको हम किस में डिवाइड कर रहे हैं, दो सब फाइलम में डिवाइड कर रहे हैं। फाइलम से नीचे क्या आएंगे, सब फाइलम। प्रोटोकोर्डेटा ये भी वापस तीन सब ग्रुप्स में या डिवीजन में डिवाइड होता है ना। प्रोटोकोर्डेटा को हम एक्रेनिएटा भी कहते हैं। एक्रेनिएटा, एक्रेनिएटा का मतलब ये होता है जिनके अंदर हेड वगैरह नहीं होते हैं, हेड थोरेक्स रीजन नहीं होते हैं, माउथ वगैरह बिल्कुल क्लियर नहीं होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एक्रेनिएटा। ठीक है, तो सिंपल अब अभी इतना लर्न कर लें, हेड एब्सेंट, हेड इज एब्सेंट। इनके अंदर हेड यानी कि सिर जो होता है वह एब्सेंट होता है, और इसके अलावा इनके अंदर ये नर्व कॉर्ड होती है, वह सिर्फ लार्वल स्टेज में होती है और एडल्ट स्टेज में वह डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, नोटोकॉर्ड इनके अंदर पाई जाती है। तो
और भी जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वे सभी इनके अंदर पाए जाएंगे। लेकिन हमारे लिए जो मेन है आपके सिलेबस में जो दिया गया है वह क्या है, वर्टिब्रेटा। और वर्टिब्रेटा वे होंगे जिनके अंदर क्या पाई जाएगी, वर्टिबल कॉलम पाई जाएगी। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा ये जो नोटोकॉर्ड होती है इनमें प्रोटोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड के रूप में ही रहती है, लेकिन नोटोकॉर्ड विल कन्वर्ट इनटू वर्टिबल कॉलम इन वर्टिब्रेटा। साथ में इनके अंदर हेड नहीं होता है, लेकिन इनके अंदर हेड, थोरेक्स रीजन, टेल रीजन, तीनों रीजन इनके अंदर अच्छे से पाए जाते हैं। तो इनको हम क्या बोलेंगे, वर्टिब्रेटा। और वर्टिब्रेटा के अंदर आपके 5 क्लासेज आती हैं, 5। ठीक है, सबसे पहली क्लासेज है पीसीज, दूसरी क्लास है आपके एम्फीबियंस, तीसरी क्लास है रेप्टाइल्स, फोर्थ क्लास है एवीज और फिफ्थ क्लास है मैमल्स या मेमेलिया, है ना। तो ये 5 क्लासें हमें यहाँ पर थोड़ा सा इसको डिटेल में स्टडी करना है ना, पूरा डिटेल में तो नहीं कर सकते बिल्कुल, थोड़ा सा थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स इन सब के हमको देखना है। जैसे पीसीज है तो पीसीज के अंदर आपकी मछलियाँ वगैरह आती हैं, ठीक है। एम्फीबियंस है तो इनमें मेंढक वगैरह आते हैं जो भूमि पर भी और पानी में भी रह सकते हैं। देन रेप्टाइल्स है तो इनके अंदर रेंगने वाले जीव आते हैं, सरीसृप जिनको हम बोलते हैं, सांप, छिपकली वगैरह जो होते हैं। एवीज है चौथी क्लास, इसके अंदर आपके बर्ड्स आते हैं, पक्षी जो भी उड़ सकते हैं, वे सभी जीव किसमें आएंगे, एवीज के अंदर आते हैं। और 5वीं जो क्लास है वह मेमेलिया, इसमें वे सभी जीव आते हैं जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं और उनको मेमरी ग्लैंड्स के द्वारा दूध पिलाते हैं। इनमें जो फीमेल्स होगी मेमेलिया में जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और फीमेल्स क्या करती हैं, अपने बच्चों को जन्म देती हैं और उनको दूध पिलाती हैं। बाकी सब में क्या देते हैं, अंडे। ठीक है, ये जितने भी क्लासेज हैं इन सब में फीमेल्स क्या देती हैं, एग, दे ले एग्स। लेकिन मेमेलिया में क्या होता है, ये बच्चों को जन्म देते हैं, उनको मेमरी ग्लैंड्स के द्वारा फीडिंग करते हैं, उनका भरण पोषण करते हैं कुछ टाइम तक। ठीक है, तो ये मेमेलिया का जो क्लास है वे या जितनी भी क्लासें हैं इनको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। हमारी जो फर्स्ट क्लास है, ठीक है, फाइलम कोऑर्डेटा शुरू हो चुका है ना। इसके जनरल कैरेक्टर्स हमने पढ़ लिए हैं। फाइलम कोऑर्डेटा में 2 सब फाइलम है, प्रोटोकोऑर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। प्रोटोकोऑर्डेटा में आपके ऐसे कोऑर्डेट्स आएंगे, ऐसे एनिमल आएंगे जिनके अंदर हेड एब्सेंट होता है, उनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। ठीक है, और जो दूसरा सब फाइलम है वर्टिब्रेटा, उनके अंदर हेड वगैरह प्रेजेंट होते हैं और नोटोकॉर्ड वर्टिबल कॉलम में डिफ्रेंशिएट हो जाती है, वर्टिबल कॉलम में बदल जाती है, रीढ़ की हड्डी, है ना। वर्टिबल कॉलम का अर्थ क्या होता है, रीढ़ की हड्डी। ओके, तो चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। वर्टिब्रेटा के अंदर जो क्लासेज हैं उनको भी 1 बाय 1 यहाँ पर हम स्टडी कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो सेकंड सब फाइलम है वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा की फर्स्ट क्लास है हमारे
फिशेस। देखा जाए तो फिशेस को भी दो सब क्लासेस में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। फिशेस इसमें जनरली कौन आती हैं, मछलियाँ आती हैं, ठीक है। फिशेस के अंदर कौन आएगा, जनरली फिशेस। सभी फिशेस को एक ग्रुप में रख दिया गया है और उनको हम क्या बोलते हैं, पीसीस, ठीक है। इसके अंदर दो टाइप की मछलियाँ आती हैं। एक ऐसी फिशेस जिनको हम जिनका जो एंडोस्केलेटन होता है, उनके अंदर हड्डियां नहीं होती है, उनका जो अंदर का कंकाल होता है वह कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेज टिश्यू हमने पढ़ा है टिश्यू चैप्टर में, ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं कॉन्ड्रिक्थिक्स। क्या बोलेंगे इसको, कॉन्ड्रिक्थिक्स। और दूसरी जो होती है उनको बोलते हैं ओस्टियो। तो ये दो सब क्लासेस होती हैं हमारी क्लास पीसीएस के अंदर। कॉन्ड्रिक्थिक्स के अंदर जो मछलियां आएंगी उनके अंदर कार्टिलेज का एंडोस्केलेटन होगा, इसलिए हम इनको कार्टिलेजिनस फिशेस बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर कौन से फिश आएगी, कार्टिलेजिनस फिशेस। और ओस्टियोथिक्स के अंदर जो एंडोस्केलेटन होगा, कंकाल होगा, वो किसका बना होगा, बोन्स का, इसलिए हम इनको बोनी फिशेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये मोटा मोटा यहाँ पर आप जनरल नॉलेज के लिए याद रखें, ये चीज़ें आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे वन बाय वन। बट अभी हम बहुत ब्रीफ में, बहुत संक्षिप्त में यहाँ पर इसकी स्टडी करने वाले हैं क्लास पीसीएच की, दोनों की एक साथ, है ना। आपको ऐसे आपके एग्जाम में नहीं आएगा कि कॉन्ड्रिक्थिक्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक बताओ या ओस्टियोथिक्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, किस प्रकार के एनिमल्स इनमें आते हैं ना। आपसे कॉमनली पूछा जाएगा या ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछा जा सकता है अभी 9th क्लास के लेवल में, एक कॉन्ड्रिक्थिक्स में या कार्टिलेजिनस फिशेस को आप किस ग्रुप में रखेंगे, ठीक है। बोनी फिशेस को आप किस ग्रुप में रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो पीसेस, इनके जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे हमने पढ़ा था, इनके अंदर जर्मिनल लेयर्स, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, वो तो जो कोर्डेटा में है वह सब में होगी, है ना। तो दे आर बायलैटरिकली सिमेट्रिकल, एंट्रोसिलोमिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, वो तो सब में हम लिख ही सकते हैं। उसके बाद जो इनके जो मेन फीचर्स होते हैं वे हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। देन हम क्या कहेंगे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, दे आर मेराइन। ये कैसे होते हैं, मछलियां कहाँ रहती हैं, पानी में रहती हैं। दे आर एक्वाटिक, ये पानी में रहती हैं, एक्वाटिक। और दे में भी मेराइन और फ्रेश वाटर। एक्वाटिक है, जलीय है, लेकिन वे समुद्री भी हो सकती हैं और स्वच्छ पानी में, ताजे पानी में रहने वाली भी हो सकती हैं। दे आर एक्सक्लूसिवली एक्वाटिक, ये जल के बिना नहीं रह सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा इनमें और क्या क्या चीज़ें होंगी, ठीक है। इनकी जो बॉडी होगी वह इलोंगेटेड होगी, लंबी होगी, है ना। बॉडी इज इलोंगेटेड, बॉडी इलोंगेटेड होगी, लंबी होगी, सिलिंड्रिकल होगी। देन दे हैव फिन्स, इनकी बॉडी पर क्या पाए जाएंगे, फिन्स। इनकी बॉडी पर कई प्रकार के, कई जोड़ी फिन्स पाए जाते हैं और उनके अलग अलग नाम भी होते हैं, लेकिन वहां तक हमें नहीं जाना है। सिंपली आप इतना लिख देंगे, दे हैव फिन्स इन देयर बॉडी, तो काम चल जाएगा, ठीक है। ये हम फिशेज के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। देन इनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा। हालांकि रेस्पिरेशन किसके द्वारा होगा, रेस्पिरेशन विल बी थ्रू गिल्स। इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, गिल्स, जो वाटर में एब्जॉर्ब्ड ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, किसके माध्यम से, गिल्स के माध्यम से। इसके अलावा इनके अंदर एक्सक्रीशन भी होता है, इनके अंदर किडनी वगैरह पाई जाती है एक्सक्रीशन के लिए, किडनीज आर प्रेजेंट। और जनरली एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है उसमें कौन होता है, इनके
अमोनिया, ठीक है। अमोनिया इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेनली ये एक्सक्रीट करते हैं, इसीलिए इनको हम अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, ठीक है। एक्सक्रीशन में जनरली क्या एक्सक्रीट करते हैं, जैसे मनुष्य है तो वह यूरिया को एक्सक्रीट करता है मूत्र में, अपने यूरिन में, उसी तरह से ये अमोनिया को रिलीज करते हैं, इसलिए इनको अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, ठीक है। इनको अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म क्यों कहेंगे, क्योंकि ये क्या करते हैं, अमोनिया को एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। देन इनके अंदर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, वह भी किस प्रकार का, क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम बोल सकते हो आप उसको, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। इनके अंदर एक फ्लूइड होता है, ब्लड होता है, वह ब्लड किस में बहता है, क्लोज वेस्कुलर सिस्टम में बहता है, यानी कि इनके अंदर क्या पाया जाता है, हार्ट एंड वेसल्स पाई जाती है, ठीक है। हार्ट और वेसल्स के अंदर जब ब्लड फ्लो होता है तो क्या होता है, उसे हम क्लोज वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं या क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं। तो इनके अंदर हार्ट और वेसल्स भी पाई जाती हैं। लेकिन एक और खास बात आप इसकी नोट करके रखें, 10th क्लास में आपके काम आएगा, इनके अंदर जो हार्ट होता है उसके सिर्फ 2 ही चैम्बर होते हैं। हार्ट कितने चैम्बर का होगा, हार्ट विल बी ऑफ 2 चैम्बर, 2 चैम्बर का हार्ट इनके अंदर पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो रेप्टाइल्स आते हैं उनके अंदर 3 चैम्बर का हार्ट होता है, एम्फीबियंस में भी 3 चैम्बर का हार्ट होता है, एवीज में और मेमल्स में 4 चैम्बर का हार्ट होता है। मनुष्य के अंदर भी 4 चैम्बर का हार्ट होता है जो मेमल्स में आते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर जो ब्लड सिस्टम होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज वेस्कुलर सिस्टम होगा, हार्ट और वेसल्स प्रेजेंट होंगी और 2 चैम्बर का हार्ट इनके अंदर पाया जाएगा, ठीक है। इनकी बॉडी पर फिन्स होते हैं और फिन्स क्या काम करते हैं, फिन्स इनको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। जब ये तैरते हैं पानी के अंदर, स्विमिंग करने में और तैरने में उनको सहायता करते हैं। इनके अलावा इनकी बॉडी पर क्या पाए जाते हैं, स्केल्स आर प्रेजेंट ऑन बॉडी। इनकी बॉडी पर क्या प्रेजेंट होंगे, स्केल प्रेजेंट होंगे, शल्क जिनको हम कहते हैं। इनकी बॉडी, आपने कभी मछली को देखा है, महसूस किया है उसको हाथ लगा के, या जो मछली खाने वाले होते हैं उनको पता होता है इनकी बॉडी को स्केल्स को पहले साफ किया जाता है स्किन पे, है ना। तो इनकी बॉडी पर क्या पाए जाते हैं, स्केल्स भी पाए जाते हैं। तो ये इनके कुछ विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको लिखने चाहिए और लर्न भी करने चाहिए। इसके अलावा और आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यस दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। इसके अंदर जो एनिमल्स आते हैं वे कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड। इनके अंदर जो एनिमल्स होते हैं वे कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मतलब इनके अंदर जो ब्लड होता है वह कोल्ड होता है। कहने का मतलब जब ये गर्म वातावरण में रहेंगे तो इनकी बॉडी गर्म हो जाएगी, और जब ये ठंडे वातावरण में रहेंगे तो इनकी बॉडी ठंडी हो जाएगी। आप मनुष्य में आप क्या देखते हैं कि जब अधिक ठंड पड़ती है तो हमारी बॉडी क्या होती है, अंदर से गर्मी प्रोड्यूस करती है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर कैसा हो जाता है, गर्म, कांस्टेंट। और जब बहुत गर्मी पड़ती है तो हमारी बॉडी क्या करती है, अपने आप को ठंडा करती है ना। तो जो बॉडी का जो टेम्परेचर है, रेगुलेशन है, वह सभी में नहीं पाया जाता है। तो जिनके अंदर बॉडी टेम्परेचर का रेगुलेशन यानी हीमोस्टेसिस नहीं होता है वे क्या कहलाते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहलाते हैं। उनके बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है। सिंपल सी चीज है, आप इसको सिर्फ इतना सा समझ के रखें, बॉडी टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट। आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा कि मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस मनुष्य के शरीर का
जनरल टेम्परेचर होता है हमेशा, है ना। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कम या ज़्यादा कुछ भी हो जाए, बॉडी इस टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है, लेकिन ऐसा इन कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में नहीं होता, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो फिशेज हैं, पीसीज, इनमें और कैरेक्टरिस्टिक्स भी स्टडी कर रहे हैं। इनके एग्जाम्पल की यदि बात करें, है ना, तो एग्जाम्पल्स में मछलियाँ आप सबने देखी हैं, है ना, तो फिर भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे एक बार और। जैसे इनमें जो मेल एग्जाम्पल है वे होते हैं लेबियो रोहिता, एक ऐसी मछली है ना, इनका जो नेम है और जूलॉजिकल नेम उनको आपको यहाँ पर याद करना चाहिए, तो लेबियो रोहिता, ठीक है, ये आप याद करके रखें, लेबियो रोहिता, जिसको हम रोहू भी कहते हैं जनरली, और एक विशेष प्रकार का मछली जिसे हम हिप्पोकैम्पस, दरियाई घोड़ा या समुद्री घोड़ा भी कहते हैं, हिप्पोकैम्पस, ठीक है। तो अब देखो ये एक मछली है, लेकिन कोई इसे देखकर मछली नहीं कह सकता। तो ये जब हम चीज़ों को पढ़ेंगे तभी हमारे समझ में आएगा कौन सा ऑर्गेनिज्म एक्चुअली में क्या है। हिप्पोकैम्पस यानी कि जो समुद्री घोड़ा होता है वह वास्तव में क्या है, एक मछली है। और इससे पहले हमने जो पढ़ा, जैसे स्टार फिश पढ़ा, सिल्वर फिश पढ़ा, तो ये मछली नहीं है, लेकिन उनके नाम के आगे क्या जुड़ा हुआ है, फिश, क्योंकि जो जानने वाले नहीं होते, साइंस को जानने वाले नहीं होते, वे इस तरह के नाम उनके रख देते हैं उनके स्ट्रक्चर के आधार पर, लेकिन उनका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वह कुछ और होता है। यानी कि जब हम उनकी पूरी एम्ब्रियोलॉजी को स्टडी करते हैं, उनके पूरे स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, तब हमें पता चलता है कि वास्तव में ये किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक्जोसीटोस एक अच्छा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एक्जोसीटोस, ये हमारे फ्लाइंग फिश कहलाती है, उड़ने वाली मछली। इसका मतलब ये नहीं है कि आसमान में उड़ती रहती है, इसका मतलब ये है कि ये पानी से छलांग लगाती है और थोड़ी देर हवा में रहती है और वापस वाटर में चली जाती है ना। तो थोड़ा बहुत ही वाटर के ऊपर रह सकती है 5-10 सेकंड, इसलिए इसको फ्लाइंग फिश कहते हैं। और इसके जो फिन्स होते हैं वे भी पंख जैसे होते हैं, जैसे बर्ड्स में पंख होते हैं उस तरह से थोड़े लंबे फिन्स होते हैं, इसी कारण इसको एक्जोसीटस को फ्लाइंग फिश भी कहा जाता है। देन एनाबस, क्लाइंबिंग पर्च, एनाबस, ये एक ऐसी मछली है, ठीक है, जो जनरली हमें दिखाई देती है, इसके ऊपर नीचे दोनों तरफ डोर्सल और वेंट्रल फिन्स होते हैं। देन ये हमारी जो हमने अभी एग्जांपल देखे, ये सारी कैसी फिशेज हैं, बोनी फिशेज। अब हम कुछ कार्टिलेजिनस फिशेज के भी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि ट्राइगोन, ट्राइगोन को स्टिंग रे भी कहते हैं, स्टिंग रे, जो क्या करती है, करंट मारती है, स्टिंग रे, ट्राइगोन। इसके अलावा आपके प्रिस्टीस होता है, प्रिस्टीस, इसको आरा मछली भी कहते हैं, प्रिस्टीस, आरा मछली, क्योंकि इसकी जो मुंह है, आगे की चोंच है ना, वह कैसी होती है, सौ जैसी होती है। सौ मतलब आरा पत्ती जो होती है, ये अपने जो भी कोई ऑर्गेनिज्म पर अटैक करता है तो उससे बचने के लिए या अपने प्रे को कैप्चर करने के लिए, अपने भोजन को कैप्चर करने के लिए इसका यूज करती है, तो इसको हम आरा मछली भी बोलते हैं। और ये भी एक प्रकार की कार्टिलेजिनस फिश है, ठीक है। इसके अलावा स्कोलियोडोन, कुत्ता मछली, स्कोलियोडोन को क्या बोलेंगे, कुत्ता मछली, ये भी किस में आती है, ये भी आपके कार्टिलेजिनस फिश में आती है। इसको कुत्ता मछली क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर सूंघने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, स्मेल करने की क्षमता इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा टारपीडो, जिसे इलेक्ट्रिक रे भी कहा जाता है, और ये क्या करती है, इलेक्ट्रिक शॉक मारती है। वास्तव में ये 200 से 300 वाट का एक झटका मारती है इसके प्रे को, या इसको कोई हार्म करने की कोशिश करता है, इसको चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, तो ये उसमें क्या डाल देती है, एक इलेक्ट्रिक शॉक डालती है, झटका देती है उसको, और जो सामने वाला एनिमल होता है वह थोड़ी देर के लिए बेहोश इससे हो सकता है, और कभी कभी उससे मर भी सकता है, क्योंकि काफ़ी तेज झटका बिजली का ये इलेक्ट्रिक रे या टारपीडो देती है, ठीक है। तो ये हमारी कार्टिलेजिनस फिशेस थी कुछ,
और दूसरी फीचर भी हमने यहाँ पर एग्जांपल देखे हैं, तो आप इनको लिखें, थोड़ा समझने की कोशिश करें, याद करें। ओके, तो आपको ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद हम जो हमारी 4 क्लासेज और बची गई हैं पीसीएस के बाद, उनको 1 बाय 1 स्टडी करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके, और ये चैप्टर भी हमारा अब खत्म होने वाला है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 15 में। ओके, बाय।